हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी और डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ था ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से बने हैं और अगर हम पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए जो 2.2 मीटर लॉन्ग है और जो न्यूक्लियस है इसकी साइज होती है 10⁻⁻⁻6 मीटर। तो इतना लॉन्ग डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है। डीएनए ये 3 कंपोनेंट से बना है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा रहेगा फॉस्फेट और तीसरा रहेगा नाइट्रोजन बेसेस। डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस है। पहला है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में थाइमिन ये अब्सेंट रहेगा। थाइमिन के जगह पे आरएनए में यूरेसिल रहेगा। तो ये होता है डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। तो डीएनए के बारे में ये सारी बातें हम आज बोल सकते हैं क्योंकि इस डीएनए के डिस्कवरी के पीछे बहुत से साइंटिस्ट के एफर्ट्स हैं। तो चलिए जान लेते हैं डीएनए की डिस्कवरी। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये वैटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। जो आज हम स्टडी करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे वैटसन और क्रिक। और डीएनए की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच मिशर। इन्होंने डब्ल्यूबीसी के ऊपर वर्क किया था। इन्होंने पस से डब्ल्यूबीसी कलेक्ट करके उसे सॉल्ट सॉल्यूशन से वॉश किया और इसके ऊपर वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब इससे क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस था उसकी जो वॉल थी वो ब्रेक होके उसके अंदर का मटेरियल बाहर आ गया। उस मटेरियल को उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दे दिया। बट इसी न्यूक्लिन को आगे जाके उन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा था क्योंकि इसमें फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा था और ये केमिकली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता था। सो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन हुए? फ्रेडरिच मिशर। ओके। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर 19वीं सेंचुरी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 चीज़ों से बना है। एक है प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए। बट उस टाइम प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया। बट ये जो कहा था कि प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है, इसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कुछ साइंटिस्ट सामने आए। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड के अंदर वही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। तो इन्होंने 1928 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बताया था एंड टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन पैथोजेनिक निमोकोकल बैक्टीरिया इनटू वायरुलेंट स्ट्रेन। तो इन्होंने उस टाइम कुछ ऐसे बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है। बट उन्होंने उस मटेरियल को डीएनए नाम नहीं दिया था, बट उन्होंने कहा था कि कुछ तो ऐसा है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकता है। He was first to discover the transforming principle। और उन्होंने जो बात बताई थी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है और उस कंसेप्ट को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था। He suggested that bacteria can transfer genetic information via a process known as transformation। तो उन्होंने उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे दिया था। Griffith's goal was not to identify the genetic material but to create a vaccine against pneumonia
एक्चुअली ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया के ऊपर। तो उस टाइम बहुत से निमोनिया के पेशेंट होते थे, तो उसके अगेंस्ट, निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। बट उनको उस एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो उन्होंने उस कंसेप्ट को नाम दे दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो चलिए अभी हम देखेंगे उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया लिया था वो 2 स्ट्रेन का होता है, उसके 2 स्ट्रेन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मान लो ये कल्चरल प्लेट है, तो इस कल्चरल प्लेट के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्रो किया। उस साइंटिस्ट ने मान लो ऐसे ग्रो किया। तो उन्होंने ऐसे देखा कि इस कल्चरल प्लेट के ऊपर 2 अलग अलग टाइप के ऐसे बैक्टीरियल कॉलोनी उन्होंने ऑब्जर्व की। तो वो जो कॉलोनी थी, तो उनमें से कुछ बैक्टीरियल की जो कॉलोनी थी वो रफ कॉलोनी थी, मतलब बाहर से वो रफ दिखाई देती थी, तो उसको उन्होंने रफ कॉलोनी नाम दे दिया। और उसका ही दूसरा नाम है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, या फिर इसे ही हम R2 बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, जो कि पैथोजेनिक थे। और ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे वो नॉन कैप्सुलेटेड थे, मतलब इस बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे कोई कवरिंग नहीं था। तो ये जो बैक्टीरिया थे वो नॉन पैथोजेनिक थे और नॉन कैप्सुलेटेड थे। और दूसरी जो कॉलोनी उन्होंने देखी वो थी स्मूथ शाइनी कॉलोनी। स्मूथ शाइनी कॉलोनी, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी है उसको उन्होंने नाम दे दिया एस स्ट्रेन, जिसे हम S3 भी लिख सकते हैं। ये जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे और एनकैप्सुलेटेड थे, मतलब ये बैक्टीरिया हुआ और इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जो पॉलीसैकेराइड कोट की थी। तो यही पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, जो उनमें से जो बैक्टीरियल की कॉलोनी थी उनमें से जो पहली बैक्टीरिया था वो था 1 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है स्मूथ सरफेस। तो उनका सरफेस स्मूथ था, जिनका उन्होंने नाम दे दिया स्मूथ स्ट्रेन या फिर एस स्ट्रेन। और जो दूसरी कॉलोनी थी वो थी रफ सरफेस वाली, उनका उन्होंने नाम दे दिया R स्ट्रेन बैक्टीरिया। Bacteria of S strain has smooth surface because they produce polysaccharide protective covering। वो स्मूथ क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि उन बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग था जो कि पॉलीसैकेराइड कोट का था। अब ये जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक थे। अब ये पैथोजेनिक क्यों है? अब देखो, मान लो ये बैक्टीरिया अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इम्यून सिस्टम होती है वो इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है पॉलीसैकेराइड की। सो इस वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज कर सकता है। सो एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वो स्मूथ शाइनी कॉलोनी थे और जो कि पैथोजेनिक थे और एनकैप्सुलेटेड थे, मतलब उनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट थी। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, तो ये कौन से हुए? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और उसके ऊपर देखो ये पॉलीसैकेराइड जो रेड कलर की कोट है वो पॉलीसैकेराइड की कोट है, ये पैथोजेनिक है। और दूसरे जो थे वो रफ सरफेस वाले आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उनका सरफेस ऐसे रफ दिखाई दिया, बट ये डिसीज कॉज नहीं करेंगे, नॉन पैथोजेनिक है क्योंकि इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है। और इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को इजीली किल कर सकेगी और इस वजह से ये बैक्टीरिया डिसीज कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, मतलब जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है, अगर हम किसी माउस के अंदर डाल देंगे तो उस माउस को निमोनिया हो जाएगा और वो मर जाएगा। और अगर हम आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो अगर हम माउस के अंदर डाल देंगे तो उसको निमोनिया नहीं होगा और वो जिंदा रहेगा। तो इसी के बेसिस पे ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ये 2 स्ट्रेन यूज़ किए और माउस यूज़ किया। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, दैट मीन जो वायरुलेंट बैक्टीरिया थे जो कि डिसीज कॉज कर सकते थे, वो वायरुलेंट बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो माउस था उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था जो डिसीज कॉज नहीं कर सकता था, उसको उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माउस जिंदा है, उसे निमोनिया नहीं हुआ।
तीसरी बार उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है, उसका हीट किल कर दिया और उन्होंने वो जो हीट किल किया हुआ जो स्मूथ स्ट्रेन है उसे माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो माउस अभी भी जिंदा है, उसे निमोनिया नहीं हुआ। अब चौथी बार उन्होंने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन मतलब जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है उनका मिक्सचर किस में डाल दिया, उन्होंने डाल दिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के साथ। तो उन्होंने रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का मिक्सचर कर लिया और उस मिक्सचर को उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब एक्चुअली उन्होंने सोचा होगा कि ये माउस जिंदा रहेगा, बट ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, ये जब उन्होंने उस माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया था तो वो माउस तो मर गया। एक्चुअली ऐसे नहीं होना था। क्यों? क्योंकि दूसरी बार जो एक्सपेरिमेंट किया था नॉन वायरुलेंट के साथ तब माउस जिंदा था, जब तीसरी बार किया था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन तभी भी माउस लाइव था, बट फोर्थ टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस दोनों का मिक्सचर लेने के बावजूद भी वो माउस मर गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इसके ऊपर से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफर होके आर स्ट्रेन में चला गया होगा, बट उन्होंने उस मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल नाम नहीं दिया था, उन्होंने कहा था समथिंग। तो कुछ तो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, नॉन वायरुलेंट में ट्रांसफर हो रहा था और उसको उन्होंने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग principle. But he don't know what transfer in our strain, but he said that something transfer. उन्होंने उसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था, बट उन्होंने बताया था कुछ तो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन है वहाँ से आर स्ट्रेन में कुछ तो ट्रांसफर हो गया है और उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बट आगे की जो भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि जो ग्रिफिथ कह रहे थे कि समथिंग ट्रांसफ़र हो रहा है, वो समथिंग मतलब ही डीएनए था और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो एक्सपेरिमेंट बताने वाले साइंटिस्ट थे एवरी मैकार्टी मैकलॉड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।